अभी क्या होता है कि जिनके पास पैसे होते हैं, है ना, हाँ रुपए लिख देते हैं यहाँ। अभी जिनके पास रुपए होते हैं वो तो मांग कर लेते हैं, और जिनके पास रुपए नहीं होते वो मांग नहीं कर पाते। तो अब इससे होता क्या है कि जितने रुपए होंगे उतनी मांग हो पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो ज्यादातर लोग, जैसे आपका भी घर है, तो आपके घर में क्या उतने रुपए हैं जितना आपका पूरा घर चीजों को चाहता है कि टीवी, वॉशिंग मशीन, पंखा, एसी? नहीं है ना। तो कम रुपए हैं। ओके, तो कम रुपए हो गए, ठीक। अब अगर रुपए कम होंगे तो मांग कितनी होगी? कम ही होगी ना, तो ये कम हो जाएगी। जब मांग कम होगी तो उत्पादन कितना होगा? क्योंकि कोई ज्यादा उत्पादन करके क्या करेगा, जब बिकेगा ही नहीं तो वो तो नुकसान हो जाएगा ना उसका, कंपनी। तो कम ही उत्पादन होगा। ये एक ही कलर में और भी दूसरा कलर है? एक ही, ओके। तो जब उत्पादन भी कम होगा तो यहां पे एक रोजगार नाम की चीज होती है दुनिया में। हाँ, तो रोजगार भी कम पैदा होगा कि ज्यादा पैदा होगा? क्योंकि जब उत्पादन ही थोड़ा करना है तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, और ऊपर से आजकल टेक्नोलॉजी है तो ऐसे भी मशीनें काफी काम कर देती हैं, तो आदमी की जरूरत ऐसे भी कम हो जाती है। तो रोजगार भी कैसा पैदा होगा? जब कम रोजगार पैदा होगा तो इससे जो आय होगी, आय भी फिर कम हो जाएगी। और कम आय होगी का मतलब कम रुपए, यही वाले। और फिर तो ये कम रुपए रहेंगे तो फिर यही जो चक्र है ये लगातार चलता रहेगा। और ये कहां पे सेट रहेगा? कम 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 कम, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या कभी भी इस कम को अधिक पे पहुंचाया जा सकता है? पहुंचा सकते हो क्या? जब तक आप ये रुपया सबके पास पर्याप्त नहीं होगा तो क्या अधिक पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता ना। और ये अधिक हो नहीं सकता क्योंकि ये आता कहां से है ना। और रोजगार कहां से आता है? और प्रोडक्शन कहां से आती है? और मांग कहां से आती है? तो मतलब इसमें कहां से एंट्री करें, कुछ बात सेट होती नहीं, क्योंकि ऐसे कोई रुपए देता नहीं है कि ये ले जाओ भाई आप, है ना। दान में तो कोई देता नहीं ना, 4 करोड़ आप ले जाओ, 6 करोड़ आप ले जाओ, है ना। तो अब तो ये स्थिति लगातार ऐसी बनी रहेगी जैसा मौजूदा सिस्टम है। ये सूरत बदलने वाली नहीं है। कम वाली जो सूरत है ये नहीं बदलने वाली है। और कम मतलब, कम को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? और अधिक को क्या बोलते हैं? तो कहने का मतलब गरीबी स्थिति लगातार बनी रहेगी जब तक ये ऐसा सिस्टम रहेगा लेन देन का आपस में। ये लेन देन का ही सिस्टम है ना। हाँ, तो अब ऐसा होने पर क्या होगा कि जब समाज में गरीबी रहेगी और रोजगार कम रहेगा तो जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है वो कैसे अपनी जिंदगी चलाएंगे? क्या विकल्प बचता है उनके पास में अपनी जिंदगी चलाने का? चोरी, ठगी, मतलब झगड़े वाला हिसाब किताब बचेगा। तो माने वो आदमी कुछ ना कुछ ऐसा करके, कुछ क्राइम करके, कुछ अपराध करके, है किसी अमीर के बच्चों का किडनैप कर लेगा तो वहां से फिरौती मांगेगा। आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो आपकी जेब खींच लेगा, आपका मोबाइल पॉकेट
मोबाइल मार लेगा, पॉकेट मार लेगा, मतलब जिसकी जैसी स्थिति होगी वो वैसा कोशिश करेगा। सफल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर सफल हो जाएगा तो वो इस चेन में आ जाता है, वो कुछ थोड़ी बहुत मांग कर लेता है ना। तो जब जब सफल होगा तब तब मांग कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इस ऐसे सिस्टम की वजह से ये सारी चीजें भी पैदा होती हैं, चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, है ना। ये स्थिति तो हो गई बाहर की। परिवार के अंदर भी पैसों के लिए झगड़ा होता है। मान लिया घर में आप भाई बहन है तो, और भाई के ऊपर माता पिता ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ही पैसा है, उनको लगता है कि इसको थोड़ा पैरों पे खड़ा कर देंगे तो ये फिर हेल्प करेगा, तो जो बिटिया है उसकी तरफ कम ध्यान जा पाता है। तो उन भाई और बिटिया के बीच में कोई अच्छा संबंध रहेगा, वो ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ तो इसके ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। और फिर वो बड़ी होके बोलेगी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बोलेगी नहीं, एक समस्या उसको रहेगी। अब क्या होगा इसमें, और अभी तो वैसे ही महिला आदमी पे निर्भर ही करती है, चाहे तो वो बेटे के माने बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, दादी के रूप में हो, अल्टीमेटली आदमी पे ही ज्यादातर निर्भर करती है। अभी कुछ एक महिलाएं हैं जो स्वनिर्भर हो गई हैं, बहुत थोड़ी सी, 1-2-4%। तो अब परिवार में भी सारे झगड़े भाई भाई के बीच, जब कोई बंटवारा होगा तो इसको कम मिल गया, मुझे ज्यादा मिल गया, होंगे, क्योंकि कोई चीज कम रहती है तो उसके लिए झपटमार होती है। जैसे आप लोग किसी बारात में जाओ, आप लोगों को कहीं किसी बारात में बुलाया जाए और संयोग से जिसने बुलाया वो बेचारा गरीब आदमी है और ज्यादा भोजन का इंतजाम कर नहीं सका, भोजन का इंतजाम 100 लोगों का हुआ और वहां 1000 लोग पहुंच गए, अब क्या होगा? तो 1000 लोगों को भोजन देख के तो पता चल जाएगा कि 1000 का तो नहीं पड़ेगा। तो फिर लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? मतलब वो यही होगा ना कि थाली भर लेंगे पूरी एक बार में, जिसको मौका मिल जाएगा वो थाली भर के ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा लेके बार बार लेता रहे, वो थाली भर लेगा एक बार में ही और सोचेगा कि जितना मैं खा सकता हूँ उससे भी थोड़ा ज्यादा ले लूं, पता नहीं ज्यादा जरूरत पड़ जाए, चाहे बाद में उसको फेंकना पड़े वो। तो ये 100 लोगों का खाना भी मुश्किल से 70 लोगों पर ही निपट जाएगा, माने इधर भी झगड़ा होगा। ठीक, तो गरीबी में सारी समस्याएं हैं, है ना। आदमी झूठ भी कब बोलता है? नहीं तो अमीर आदमी को अगर कहीं कोई परेशानी नहीं तो जहां परेशानी नहीं होती वहां झूठ बोलने की जरूरत होती नहीं है ना। झूठ बोला जाता है या तो किसी परेशानी से बचने के लिए कि अगर मैं झूठ बोल के बच जाऊं, या कुछ पाने के लिए कि मैं झूठ बोल के मुझे कुछ ज्यादा मिल जाएगा, है ना। और तो कोई झूठ बोलने का कोई मीनिंग है नहीं, लाभ के लिए या समस्या से बचने के लिए आदमी झूठ बोलता है। तो माने जितने भी आचरण हैं हम लोगों के, वो भी कहां से सब डायरेक्ट हो रहे हैं? इसी से संचालित हो रहे हैं ना। माने हमारे आसपास जो हमारी स्थिति परिस्थितियां निर्मित हो रखी हैं उसकी जड़ क्या है? ये आर्थिक व्यवस्था। अब जब तक इसका तोड़ नहीं हो तो चाहे हम कितने प्रधानमंत्री बदल लें, कितने ही जो है ये बदल लें, कितने ही गांव बदल लें, कितने ही कुछ भी बदल लें, कितने अपने पिताजी बदल लें, माताजी बदल लें, पत्नी बदल लें, पति बदल लें, कुछ भी कर लें जब क्योंकि जड़ क्या है? हाँ, और पति पत्नी के बीच में भी ज्यादा झगड़े का क्या क्या कारण है कि पत्नी ने कुछ मांगा और चूंकि बाहर पति कमाने गया है या पत्नी बाहर कमाती है और पति आया उसने कुछ मांगा, तो अब वो तो देखती है, उसे तो पूरा महीना चलाना है, तो वो देखता है कि मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, या दे सकती हूँ कि नहीं। उसने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? उन दोनों के बीच झगड़ा होगा कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते हो। हर सप्ताह कम से कम रेस्टोरेंट में भोजन खाने की इच्छा होती है, लेकिन वही घर का खाना पड़ता है, वही दाल चावल रोज। नहीं, बाजार जाओ तो वो बोलता है 10 रुपए की सब्जी दूंगा, बोलते ना 5 से ऊपर तो हम नहीं लेंगे। उधर भी टाइम खराब करते हैं, नहीं, उसका भी मूड ऑफ होता है
और हमारा भी, अगर सस्ते में नहीं ले पाए तो हमारा मूड खराब, और अगर वो सस्ते में उसने दे दिया तो उसका मूड खराब। नहीं, मतलब किसी एक का मूड खराब होना है। तो इसका क्या उपाय आप लोग समझते हो कि इसमें कहां ऐसी दिक्कत आ रही है कि जहां से इसमें कुछ किया जा सकता है? कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि कहां से करें? सोचो जरा, कोई भी सोच के बताओ कि इसको कहां से ठीक कर सकते हैं। नहीं, आर्थिक व्यवस्था तो सारी है, इसमें कहां से ठीक करें? जैसे रोजगार से करें, उत्पादन से करें, डिमांड से करें, सप्लाई। लेकिन रोजगार तो तब तक नहीं पैदा होंगे जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी वाले ने रोजगार बढ़ा दिया, अपने यहां 10 लोगों की जरूरत है, नहीं, वो तो एक ही बात है, मांग होगी तभी आपका बिकेगा ना। जैसे मान लिया ये एक मैनेजमेंट का स्कूल है और इनके पास मान लिया 10 टीचर हैं, और अगर ये बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ 20 टीचर रख लेते हैं भाई, 10 रोजगार बढ़ा दिए हमने, लेकिन फीस तो उतनी आ रही है, तो वो 10 टीचर का क्या होगा कि उसका बर्डन यहाँ का जो भी हेड होगा उसके ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो या तो वो आपकी फीस डबल कर देगा, है ना, और या तो टीचर कम कर देगा। तो बिना मांग के उत्पादन नहीं बढ़ सकता, और उत्पादन के बिना रोजगार बढ़ाना घाटे का धंधा हो जाएगा। तो क्या किया जाए? कहां से कुछ किया जाए? थोड़ा सा सोचो, और कोई सोचो। कहां से? मांग से। तो मांग तो निर्भर कर रही है रुपए के ऊपर, तो रुपया कहां से लाया जाए फिर? उत्पादन बढ़ा के क्या करेंगे जब कोई खरीदेगा ही नहीं? तो भाई मान लिया इन्होंने 20 टीचर रख लिए, और जो एमबीए करना चाहते हैं वो, और जो बच्चे हैं वो गरीब हैं, उनके पास फीस नहीं है देने को, तो वो मांग कर नहीं सकते कि भाई हमें मैनेजमेंट करना है, आप हमें स्कूल दो। तो इन्होंने 20 टीचर तो रख लिए, लेकिन स्टूडेंट तो बढ़ ही नहीं रहे, तो फिर ये 20 टीचर का खर्चा ये उठाएंगे, और बिल्डिंग भी बढ़ा ली इन्होंने, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो घाटे में चला जाएगा ना फिर। तो फिर कैसे किया जाए? सोचो, क्योंकि हाँ जी, हाँ, लेकिन रुपया तो रोजगार से आता है। नहीं, रोजगार नहीं होगा तो रुपया कहां से आएगा ना? रुपया तो रोजगार पे निर्भर है ना। अगर आपके पास रोजगार है तभी आपको रुपए आते हैं। समझ रहे हो? ये एक ऐसी पहेली है कि जिसको भी सॉल्व करने जाओगे वो अपने पीछे वाले पे निर्भर करती है, और ये पूरा सर्कल है। इसमें कहां से शुरू करें ये समझ नहीं आता, और ये आज तक के अर्थशास्त्रियों को समझ भी नहीं आया है। नहीं तो वो इसका सॉल्यूशन कर लेते ना, क्योंकि नहीं समझ में आया तभी नहीं कर पाए ना। बाद में जाके आप भी जोर लगाना। मैंने ढूंढा तो मैंने जो सॉल्यूशन निकाला वो मैं अब आप लोगों को यहां बताने का प्रयास करता हूं। आप लोग समझिएगा कि ये समझ में आता है कि नहीं। तो समस्या क्या हो रही थी कि रुपए अगर हम रखते हैं तो उस पर मांग निर्भर हो जा रही है। अगर हम रुपए ही हटा दें तो ये रुपए वाला सिस्टम ही हटा दें, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम रखते हैं तो हम जहां से शुरू करने की कोशिश करें वो अपने पीछे वाले पे निर्भर कर रहा है ना। जैसे अगर रुपए बढ़ाने हैं तो हमें रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, बिना रोजगार बढ़ाए रुपए बढ़ा नहीं सकते इस सिस्टम में। लेकिन रोजगार बढ़ाने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन के लिए तो मांग बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मांग के लिए तो रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मतलब हम कभी रुकेंगे नहीं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा कि यहां से शुरू कर लो, नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन देना पड़ेगा, इसको चला के नहीं दे सकते। तो मान लो कि चूंकि कोई भी जो हमारी व्यवस्था है वो कहां से शुरू होती है? मांग से शुरू होती है ना। मांग होगी तब बाकी की चेन चलेगी, कि भाई मांग के बाद प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, फिर रोजगार भी हो सकता है, फिर सप्लाई भी हो सकती है, फिर सारी चेन चल जाएगी। अभी भी सारी चेन देखें तो मांग से ही शुरू होती है, लेकिन रुपया हमने डाल रखा है इसलिए रुपए से शुरू हो रही है, मांग से शुरू नहीं हो रही है ना। रुपए से हो रही है ना, क्योंकि रुपया होगा तो मांग आएगा। तो ये हमने डाल रखा, अगर इसको निकाल दिया जाए और ये सबको अधिकार कर दिया जाए
कि भाई जिसको जो चाहिए आप मांग लो, ठीक है? तो कितनी मांग हो जाएगी, क्योंकि अब कोई रुकावट नहीं है, तो कितनी मांग हो जाएगी? थ्योरेटिकली सोचो, मतलब जितनी मांग हो सकती होगी वो हो जाएगी। तो माने ये जो अभी कम हो रखी थी ये हो जाएगी अधिकतम, अधिकतम या पर्याप्त, जितनी जितनी भी होती होगी, है ना? जितने लोग होंगे उन्हें जो चाहिए सब हो जाएगी। कितने गेहूं, मोबाइल, लैपटॉप, स्कूल, है, जिम, सिनेमा घर, जो भी कुछ चाहिए था होगा उसी हिसाब से, तो वो हो जाएगी अधिकतम। अब जब मांग अधिकतम हो जाएगी तो फिर हमें प्रोडक्शन भी मांग के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो फिर प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? हाँ, है ना? जब प्रोडक्शन अधिकतम हो जाएगा तो उसके लिए कितने लोगों की हमें जरूरत है उतने लोगों को हायर कर लेंगे, माने रोजगार भी अधिकतम हो जाएगा। मतलब जितना हो सकता होगा उतना रोजगार हो जाएगा। इसमें हम मशीन भी लगा लेंगे, मतलब मशीन भी इंक्लूड है, मशीन लगा के उसके बाद भी मैन पावर जितनी जरूरत पड़ेगी वो हमें पता चल जाएगा, अधिकतम हो जाएगी। अब उससे ज्यादा और हो नहीं सकती है, ठीक? और जब रोजगार अधिकतम हो जाएगा तो उससे यहां से जो मांग आई थी बाकी इन सब चीजों की, माने इसमें आय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने यहां से पैसा निकाल दिया, यहां से रुपया निकाल दिया, तो सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऐसे ही मिल रहा है, क्योंकि सैलरी तो मांग करने के लिए ही दी जा रही थी ना। मांग फ्री कर दी है तो सैलरी भी फ्री हो गई, तो इधर से सैलरी भी हटा दी, ठीक? अब क्या हो रहा है कि रोजगार पैदा हो जा रहा है, तो यहां से प्रोडक्शन होके सीधा सप्लाई हो जा रहा है। जहां से जो मांग आई थी वहां उतनी सप्लाई होगी कि इतनी बिल्डिंग चाहिए, इतने फ्लैट चाहिए, इतना टीवी चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, जो भी कुछ चाहिए था होता है सब। तो अब इसमें इसमें हो जाएगी सब चीज अधिकतम, मांग अधिकतम, प्रोडक्शन अधिकतम, रोजगार अधिकतम, सप्लाई अधिकतम, स्कूल अधिकतम, सब कुछ अधिकतम हो जाएगा, मेडिकल अधिकतम, सब कुछ जो भी कुछ होता है। जब ये अधिकतम हो जाएगा तो अधिकतम को क्या बोलते हैं? तो फिर हर बच्चा, हर आदमी जन्म से लेकर और जितनी भी उसकी उम्र होगी वो सब कुछ पाता रह सकेगा इस हिसाब से कि नहीं? पैसा निकाल देने से क्या हो गया? ये हो गया। अच्छा, अब इसमें सवाल उठता है कि भाई पैसा तो आपने निकाल दिया, मांग भी आपने जो है फ्री कर दी, अब सारे लोग सब कुछ मांग लेंगे, लेकिन उत्पादन किस आधार पे होगा? क्योंकि सैलरी तो है नहीं, काम करने कौन आएगा? ये सवाल उठेगा ना। हाँ, तो उसके लिए एक नियम है वहां पे कि जो 25 से 50 साल के लोग होंगे, 25 से 50 के बीच में, इसको जरूरत पड़ने पे इधर उधर कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। तो 25 से 50 साल के लोग जो बीच में होंगे, स्त्री पुरुष दोनों, उनको उनकी योग्यता के आधार पे और उनकी रुचि के आधार पे कोई एक काम करना अनिवार्य होगा इस सिस्टम में। और कितने टाइम? लगभग 5 घंटे, सप्ताह में 5 दिन, एक दिन में 5 घंटे, माने महीने में 25 घंटे औसतन। अब ये आदमी कितना काम करता है? जो जिन लोगों को काम है, जिनको है ही नहीं है वो तो फ्री है। जिन लोगों को भी काम है वो लगभग कितने घंटे काम करते हैं? है ना, 8 से ज्यादा ही होता है, 8 से कहीं कम नहीं है, ज्यादा ही है। और लगभग 6 दिन काम करते हैं, 5 दिन वाले बहुत थोड़ी सी जॉब है, तो 8 छंग 48, तो अभी आदमी 48 घंटे काम करता है सप्ताह में, तब 25 घंटे काम करेगा, तो 25 घंटे काम करने के बाद उसके पास अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी समय बचेगा, सिनेमा जाने के लिए भी बचेगा, जिम भी जा सकेगा, है ना, मतलब बाकी भी सुखों के लिए उनके पास समय बचेगा। अब जब इतने सारे लोग काम, जैसे आप अभी 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, तो इसमें लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 25 से 50 के बीच में हैं, है ना, युवा लोग।
अभी लगभग 10 करोड़ के आसपास काम करते हैं, अभी 30 करोड़ बेरोजगार हैं। इसमें 40 करोड़ हमारे पास काम करने के लिए हैं, क्योंकि उनको कोई सैलरी तो देनी नहीं है। जैसे आज तो सैलरी देनी होती, ज्यादा रख नहीं सकते, तो यहां तो जितना काम होगा उसको उतने में बांट देंगे। 4-4 घंटे आए, 3-3 घंटे आए, 5 घंटे आए, जो आए। जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो सीधी सी बात है कि कम ही घंटे पड़ेंगे। तो 40 करोड़ लोग यहां काम कर रहे होंगे प्रोडक्शन में। सीधी सी बात है, कितनी भी मांग कर लो उसका उत्पादन बड़े आसानी से हो जाएगा। और मशीनरी भी है, क्योंकि आज मशीनरी भी हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मशीनरी भी महंगी आती है। तो कोई बड़ा उद्योगपति तो कर सकता है, लेकिन लोकल लेवल पर नहीं कर सकते। जैसे 5 बीघे का आदमी है तो वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, लेकिन 100 बीघे का, 1000 बीघे का है तो हाँ, तो आज ऐसा होता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो सारा रिसोर्सेज है वो व्यवस्था के पास होगा, ऐसे प्राइवेट नहीं होगा कि 2 बीघे जमीन आपके पास है, 50 बीघा, ऐसा करके नहीं होगा। वह सारी जमीन किसके पास होगी? हाँ, ये जो व्यवस्था है इसके पास होगी पूरा का पूरा प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, ठीक। और कोई भी जो प्रोडक्शन है वो किसको मिला के होता है? प्राकृतिक संसाधन और आदमी को मिला के मानव संसाधन, दोनों को मिला के सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जिनकी मांग होती है वो सब इससे हो जाता है। तो ये इसका तोड़ है। अगर ऐसा हो जाएगा तो अब चूंकि कोई चीज प्राइवेट नहीं है तो घर में लड़ाई होगी क्या किसी बात के लिए? क्योंकि अब तो कुछ बंटवारा है ही नहीं। दूसरा, हर घर में हर एक आदमी सीधा सिस्टम से ही मांग करेगा, पिताजी से या पति जी से मांग नहीं करेगा, ठीक। बच्चा भी हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, जो बूढ़े माता पिता भी हैं वो भी अपने बच्चों से मांग नहीं करेंगे। किससे करेंगे? सीधा। और ये क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है पूरा, तो ऐसे मोबाइल से कर देंगे। तो जिसको जब जो चाहिए वो मांग करता रहेगा, वो मांग व्यवस्था के पास जाती रहेगी, उस मांग के आधार पर उसका प्रोडक्शन करते रहेंगे, और प्रोडक्शन होने के बाद में जहां से मांग आई है वहां सप्लाई होती रहेगी। इसमें पैसा कहीं नहीं है। और पैसा डालने से क्या समस्या आती है वो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर डाला कहीं भी पैसा तो वो समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, अच्छा, समाज में फिर कोई आदमी चोरी करेगा क्या? क्योंकि अब क्या चोरी करेगा जब अब सब ऐसे ही मिल जा रहा है। जो चाहिए वो तो मांग कर लो भाई, है ना। फिर तो मोबाइल को ऐसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि किसी ने निकाल तो नहीं लिया या कहीं गिर तो नहीं गया, अब मिलेगा नहीं, है ना। हाँ, फिर ऐसा तो नहीं होगा कि अरे इनके कपड़े तो बहुत महंगे हैं, मेरे कपड़े तो बेकार हैं, नहीं। फिर जिसको जो चाहिए वो नंबर 1 ही मांग करेगा, क्योंकि अब पैसे का तो चक्कर है नहीं है कि भाई 4 रुपए का स्टूल दे दो, सस्ती वाली चॉकलेट दे दो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। फिर तो जो नंबर 1 चीज होगी वही मांगोगे, उसी का प्रोडक्शन होगा, उसी की सप्लाई होगी। इससे रिसोर्सेज भी बचेगा। नहीं तो ये देखो, ये टेबल जो है, ये टेबल ऐसी भी बनाई जा सकती है कि अगले 50 साल तक चले, एकदम बढ़िया, है ना, हर चीज से। और ये ऐसी भी बनती है कि 5 साल में इधर उधर हो जाए, है ना, हिलने लगे ऐसे बूढ़े आदमी की तरह, नहीं। तो अब चूंकि उनको पैसे का हिसाब किताब देखना होता है और ज्यादातर लोगों के पास कम पैसे होते हैं, तो उनके लिए सस्ती चीजें बनानी पड़ती हैं, तो उनकी आयु भी कम होती है, तो इससे रिसोर्स खराब होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है ना। हाँ, तो उसमें चीजें बनेंगी लॉन्ग लास्टिक। जैसे ये ट्यूबलाइट ऐसी बनाई जा सकती है कि ये 100 साल तक भी चले, है ना। एक ऐसा एडिशन वाला बल्ब बना रखा है जो पिछले 50-100 सालों से 150 सालों से कंटिन्यूअसली चला हुआ है, ऐसे चेक करने के लिए वो चला ही हुआ है, वो आज तक फ्यूज नहीं हुआ, 24 आवर वो जला रहता है, समझ रहे। ऐसे ही जितने भी ऑपरेशन है, वो आपकी प्रेस हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, वायर हो, इनकी लाइफ 100-100, 200-200 साल तक भी मेंटेन की जा सकती है। तो काम भी कम हो जाएगा, क्योंकि वही प्रेस बार बार बनानी पड़ती है। हमारा परिश्रम भी कम लगेगा, माने हमारे पास समय भी ज्यादा बचेगा दूसरे सुखों को प्राप्त करने के लिए, और हमारा रिसोर्स भी कम यूज होगा। हरी बात समझ में? तो हर तरह के फायदे हैं। तो इकोलॉजी का भी फायदा है कि पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। दूसरा, इस व्यवस्था में नगरीय व्यवस्था है,
ऐसा नहीं है कि गांव है, वो भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं जहां हवा खराब, पानी खराब, समझ रहे? तो इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे नगर होंगे, 10 से 20 लाख की संख्या वाले नगर, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं हो, जिससे पानी भी खराब नहीं हो, हवा भी खूब बनी रहे, हवा धूप सब बनी रहे, इस तरह का। और पूरी जो खेती है इसमें वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि उससे कोई किसी को लाभ तो लेना नहीं है। अच्छा, पैसे कमाने के चक्कर में खाने में मिलावट होती है कि नहीं? वही पैसों के लिए ही होती है ना, लोग पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा। इसमें इसमें कोई करेगा मिलावट? क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं करने से। तो खाना भी कैसा मिलेगा हमें? पौष्टिक खाना मिलेगा, तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, तो बीमार कम पड़ेंगे, तो मेडिकल की इतनी ज्यादा जरूरत होगी नहीं, है ना, जैसी वहां लाइन लगी रहती है। तो ये जो सारी देख रहे हो, और सारी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में रहेंगी, चाहे वो सिनेमा है, डिस्को है, जो भी है। जिसको खेल में जाना है वो खेल में जाओ, जिसको नृत्य में जाना है वो नृत्य में जाओ, जिसको एक्टिंग में जाना है वो एक्टिंग में जाओ, जिसको मैनेजमेंट में जाना। इसमें जो एजुकेशन है वो भी सब रुचि वाली है, और इसमें जो एजुकेशन है उसमें कोई भी एग्जाम नहीं है हर साल जो होते हैं। आपको जिस विषय में जितनी रुचि है उतना आप पढ़ते रहिए 20 साल तक, क्योंकि 5 साल के बैठेंगे और 25 तक शिक्षण और प्रशिक्षण लेंगे अपनी रुचि के आधार पे। अगर केवल मैथ में ही रुचि है तो मैथ ही पढ़ो, अगर केवल आर्ट में रुचि है तो आर्ट ही पढ़ो, अगर केवल इकोनॉमिक्स में रुचि है तो वही पढ़ो, समझ रहे? अगर केवल फिजिक्स में रुचि है तो भाई वही पढ़ो, और जितनी रुचि है उतना पढ़ो, समझ रहे? हाँ, क्योंकि इसमें कोई ये तो है नहीं है कि भाई 90% नंबर नहीं लाएंगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो अच्छा पैसा नहीं आएगा, तो फिर मांग नहीं कर पाएंगे, तो फिर गरीबी से जीना पड़ेगा। ये झंझट इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी आदमी कोई भी काम करे लेकिन उसको मिलेगा सब कुछ बराबर नहीं, उसको जो चाहिए। हाँ, जैसे 4 रोटी जो कोई 4 रोटी खाता है वो 4 रोटी की मांग करेगा, जो 14 खाता है वो 14 की मांग करेगा। तो बराबर का कोई चक्कर नहीं, जिसको जो चाहिए वो अपनी मांग करता रहेगा और उसी का प्रोडक्शन होकर उसको मिलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो कैसा रहे? इसमें किसी को मैन एम्पावरमेंट माने पुरुष सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण की जरूरत कहीं दिखाई देगी? कोई दहेज वहेज का चक्कर? कोई मांगेगा दहेज? कोई देगा? कितनी सारी समस्या सॉल्व हो रही है इसमें, माने सामाजिक वाली भी सारी समस्या और पारिवारिक वाली भी। अच्छा, घर में जो भोजन भी नहीं बनाना है, कपड़े भी नहीं धोने हैं, वो कहाँ होंगे? वो हर एक 1000 की संख्या की कम्युनिटी में नीचे एक कॉमन रेस्टोरेंट होगा, जहां पे 15, 20, 30 आइटम रोज बना करेंगे, जैसे शादी वगैरह में बनते हैं, और जिसको जो खाना है जाओ और खा के आ जाओ। तो हर घर में जो एक गृहिणी रिजर्व करके रखते हैं हम कि भाई वो 4 आदमियों का खाना बनाए, वो रेस्टोरेंट में कितने लोग खाना बना लेंगे? 1000 आदमी का कितने लोग बना सकते हैं? और मशीनें भी होंगी साथ में, है ना, आटा गूंदना हाथ से नहीं है। हाँ, वो समझ में, मैं तो वैसे कर रहा हूँ मोटा मोटा। तो माने वहां पे जैसे शादी ब्याह में 1000 आदमी का खाना कितने लोग बना लेते हैं? 4, 5, 10 लोग लगा लो। और 1000 आदमी का घर में खाना कितने लोग बनाते हैं? मतलब हर घर, अगर 5 आदमी का एक परिवार लगा लो तो उसमें एक आदमी खाना बनाता है ना, और बाकी भी लगे रहते हैं, कोई सब्जी लाओ, कोई मसाला लेकर आओ, कोई चावल लेकर आओ, कोई सब्जी काट दो, है ना, ऐसा होता है कि नहीं? तो 1000 में कितनी फैमिली हो गई? 5 के हिसाब से 250 फैमिली, तो माने 250 लोग खाना बनाने में लगे रहते हैं, और यहाँ 10 लोग खाना बना देंगे, तो टाइम बचेगा, रिसोर्स भी बचेगा, आइटम भी ज्यादा है, तो सुख भी ज्यादा मिलेगा, नहीं? माने हर तरह से ये फायदे में है। तो इसमें आप देखेंगे कि समाज में से अपराध खत्म हो जाएंगे कि नहीं? कोई भ्रष्टाचार बचेगा? क्योंकि पैसे ही नहीं है, भ्रष्टाचार किसका करेंगे? हाँ, पूछो पूछो पूछो। फ्री में नहीं है पूर्ति। अगर जो लोग 25 से 50 साल के बीच है वो काम कर रहे हैं, यहाँ फ्री में कोई नहीं है। मतलब 25,
नहीं नहीं, पैसा है ही नहीं ना इस व्यवस्था में। जैसे देखो 25 साल तक सब फ्री है, जैसे अभी आपको घर में फ्री होता है ना, घर वाले देते हैं, तो उस व्यवस्था में 25 तक सबको सब कुछ फ्री है, खाना पीना रहना, जो भी कुछ उनको चाहिए सब कुछ, गाड़ी घोड़ा आना जाना जो भी कुछ है, मौज मस्ती सब। 25 से 50 के बीच में जॉब है, और 50 के बाद फिर सब फ्री है, ऐसे करके है। तो हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए 40 करोड़ लोग है ना, कम थोड़ी ना है, और प्लस मशीन भी है, तो कहां जरूरत है इतनी जरूरत। तो इसको फ्री मत बोलो, ये एक सिस्टम है जी। अब पूछो क्या पूछ रहे थे। ये पैसा चाहिए, पैसा इसमें है नहीं कहीं भी, क्योंकि पैसा आपको काहे के लिए चाहिए, और इसमें मांग कैसे है, बिना पैसे किए, फ्री नहीं है, बिना पैसे किए। हाँ हाँ, आप फ्री इसलिए समझ रहे हो क्योंकि अगर पैसा आज कोई नहीं लेता है तो वो ऐसा लगता है कि फ्री है ना, क्योंकि और वो फ्री क्यों लगता है, क्योंकि व्यवस्था में पैसा है। अगर पैसा ही ना हो तब फिर ये एक व्यवस्था है अपनी अलग अलग तरह की। जैसे घर में तो फ्री हो गया ना फिर, क्योंकि जब आप अपने पिताजी से कुछ मांगते वो आपसे ऐसे थोड़ी बोलते पैसे दो, नहीं मांगते, तो वहां आपको लगता है कि फ्री है। लेकिन अगर सारी व्यवस्था में ही पैसा ना हो तब तो इसको फ्री फ्री नहीं बोलेंगे ना, तब तो ये एक व्यवस्था है जी। तो इसको फ्री करके मत बोलो, वो आज की तुलना में है, तो ऐसे करके। अब इसमें किसी को कोई ऐसा सवाल उठ रहा है क्या इस हिस्से में, या जो पहले पैसे से मांग होती थी उस वाले हिस्से में कोई सवाल है तो आप पूछो, तो मैं उस हिसाब से जवाब दूंगा। ऐसे ही यूं ही जैसे मोबाइल में आज करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, वैसा एक सरकारी पोर्टल होगा व्यवस्था का, आप मांग करेंगे आपकी मांग वहां चली जाएगी। और घर भर तो पहले से मिले ही होंगे, घर एसी वेसी वो सब तो पहले से सेट मिलेगा ही आपको, जो आपको दूध कपड़े जो भी चाहिए जी। ये जब भारत में आधे से ज्यादा लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे तभी से लागू हो जाएगा। माने अंदाजन पूछें तो 2029 में ये व्यवस्था आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। ये व्यवस्था है, जैसे आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, एक संविधान में रहते हैं, हर देश का एक संविधान होता है, तो ये भविष्य के नए संविधान की परिकल्पना है, प्रस्तावना है, समझ रहे हैं? तो ये आपको व्यक्तिगत रूप में नहीं करना है, ये व्यवस्था के रूप में है। हाँ हाँ, नहीं अभी तो उनके सवाल ले रहे हैं ना, है किसी का कोई सवाल और पूछो, क्योंकि इसमें सारे अपराध भी खत्म हो जाएंगे। जो घर घर में आपस में एक दूसरे को परेशान करते हैं वो भी खत्म, क्योंकि अब किस बात की परेशानी होगी बताओ, क्योंकि आपको जो चाहिए वो तो सीधा यहां से मिल जा रहा है जी। कोई सवाल उठ रहा है किसी को? हाँ, ये केवल अर्थशास्त्र के बारे में समाधान है, बाकी और समाधान और भी हैं, लेकिन अब चूंकि कहीं भी जाते हैं तो वहां उसमें मेन चीज बता देते हैं। इसके अलावा आपको मुकुंद जी बताएंगे कि इसमें और भी कई मॉडल हैं अर्थशास्त्र के अलावा, उनमें भी बहुत सारे उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको भी ऐसे ही एड्रेस करके समस्याएं पूरी जड़ से खत्म कर दी हैं, और जो चाहिए वो सेट कर दिया है। जैसे इसमें भी जितनी समस्याएं हो रही थी अपराध की, गरीबी की, वो जिस कारण से हो रही थी वो कारण हटाते ही वो सारी चीजें समाप्त हो गई कि नहीं? हाँ ठीक है। और जो हमें चाहिए था, जैसा जीवन चाहिए था, उसके लिए सिस्टम सेट कर दिया। क्या कर दिया कि प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दी, और इसमें जो सरकार होगी वो कौन लोग होंगे? ये 40 करोड़ लोग, है ना। उसका तो एक पॉलिटिकल मॉडल भी अलग से है, जिसमें पॉलिटिक्स की जो ताकत है वो जनता के पास रहेगी 24 घंटे, 5 साल में एक बार नहीं, 24 घंटे। हाँ, कोई भी किसी भी नेता को या इन 40 करोड़ में से किसी भी कर्मचारी को बाकी जो सारी जनता है वो उनको कभी भी पदच्युत कर सकती है, पद से हटा सकती है, अगर 10% ही वहां पे गड़बड़ी कुछ हो रही है तो। ऑनलाइन ही जस्ट आपको, जैसे अभी आप रिव्यू करते हैं ना, क्यों कहीं जाते हैं तो वो पूछते हैं कि जी आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं क्या, तो वो रिव्यू भरवाते हैं, कई बार इसमें आता है, कई बार ऑनलाइन आ जाता है, आ जाए ना, हैप्पी रेटिंग आती है कि आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, तो उसमें भी हर एक आपके इंटरेक्शन में आया करेगी।
जब भी आपका इंटरेक्शन होगा सिस्टम के साथ में, जब भी आप कुछ मांगेंगे, कुछ आपको मिलेगा, तो उसमें हर बार आएगी कि ये जो आपको मिला है सर्विस और प्रोडक्शन जो भी है, इससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं। तो मान लिया उसमें 10 स्टार आ गए, है ना, तो 10 स्टार में से आपको देना था। अगर आप बहुत सेटिस्फाई हैं तो 10 स्टार कर दिया, या नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि आप सेटिस्फाई है, अगर वो रेटिंग नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप 5 से कम स्टार पे, जितने ज्यादा अनसेटिस्फाई होंगे उतना करके, और नीचे एक रीजन दे दो, कारण दे दोगे कि भाई ये समस्या हुई मुझे और इस वजह से मैं ना खुश हूं इस बात की व्यवस्था से, तो ये आपकी वोट मानी जाएगी वहां। अभी तो आपकी वोट नहीं मानी जाती है, अभी तो जस्ट रिव्यू है, लेकिन वहां ये नेगेटिव वोट मानी जाएगी। और ये समस्या जिस नेता से संबंधित होगी, जिस भी कर्मचारी से संबंधित होगी, उनके ऊपर ये नेगेटिव के रूप में चली जाएगी। और ऐसी 10% अगर नेगेटिव हो गई, इस दौरान वो इसको सुधार सकते हैं, आपको कॉल करेंगे कि बहन जी क्या आपको समस्या हुई, या तो उन्होंने बताया, तो उसको जान के उन्होंने करेक्ट कर लिया, मतलब अगली बार आपको नई समस्या हुई तो आप उस नेगेटिव वोट को वापस ले सकते हैं कि हाँ अब ठीक हो गया। अगर उनके करने से भी और ऐसा कुछ करने से नहीं होता है ठीक, तो फिर उसके लिए एडवांस डिपार्टमेंट होंगे, फिर 10% के बाद में वो उनके पास ऑटोमेटिक चली जाएगी, और फिर वो उस पर देखेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेंगे, कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई रास्ते में प्रॉब्लम है, जो भी है वो उसको फाइंड आउट करके उसको दूर करेंगे, ताकि वो नेगेटिव रेटिंग आनी उसमें बंद हो जाए। ऐसे करके इस रेटिंग की वजह से सारा सिस्टम किसके कंट्रोल में रहेगा? उपभोक्ता के, माने जनता के, है ना। हाँ, तो ऐसे करके पूरे पॉलिटिकल पावर की जो पूरी पावर है वो जनता में निहित है, हमेशा 24 घंटे दिन रात सदा के लिए, समझ रहे हैं। दूसरा ये है कि इसमें जितने भी सब एम्प्लॉई हैं सब बराबर ही हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि सबको जो चाहिए वो उसको मिल रहा है। हाँ, तो उस वजह से इसमें सब आदमी अपनी रुचि का ही काम लेंगे, है ना, जो काम कर सकते हैं, जो करने में अच्छा लगता है उनको वही करेंगे। तो वहां पे जो आदमी आज ऐसे चले जाते हैं कि हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है पैसे के चक्कर में, जिसमें हमारा इंटरेस्ट तो है नहीं है, तो वहां पे ऐसे परेशान सा लगता है ना, मतलब मजा नहीं आता काम करने में, बोर हो जाते हैं। उसका भी इसमें निपटारा है कि आपको रुचि का ही काम मिलेगा, ऊपर से 4-5 घंटे। यूं आप इसको हर तरह से देख सकते हैं, आपके पास देखने के जितने ढंग हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, है ना, और स्पिरिचुअली। मतलब स्पिरिचुअल को बोलते हैं माने एकदम 100% सेटिस्फेक्शन, माने आह वाह क्या बात है, ऐसी जिंदगी, है ना। इसको बोलते पूरे आत्मिक रूप से प्रसन्नता, गहराई से प्रसन्नता, कि भाई अब उसको कोई पूछे कुछ और चाहिए ना, भाई अब कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, नाक तक भरा हुआ हूं हर चीज से, है ना। जैसे आदमी सुसाइड कब करता है? जब नाक तक परेशानियों से भर जाता है ना, तो वो क्या होगा, मर जाता है, माने सुसाइड कर लेता है, माने अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब नाक तक भरा होता है सुखों से, तो क्या होता है, ऐसे फ्लवरिश होता है, मतलब फूल की तरह रहता है कि हाँ, है ना, ये आत्मिक स्थिति हो जाती है ऐसी। तो ये ऐसा करके सिस्टम है। चूंकि ये रूट कॉज है, चूंकि पैसा हर चीज को कंट्रोल कर रहा था, तो हमारी अमीरी बढ़ ही नहीं रही थी, तो उसका हर डिपार्टमेंट में असर पड़ता है। वो एजुकेशन हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, घरेलू हो, बाहरी हो, सामाजिक हो, सब में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, समझ रहे हैं।